भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ और ख्याति, कैसे हैं आप? हाँ, थोड़ा गला बेहाल, लेकिन बाकी सब ठीक ठाक ही चल रहा है। क्या हाल है ख्याति? बस सब ठीक है। वैसे जिस दिन हम आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उस दिन इंटरनेशनल विमेंस डे है आज। हाँ, तो उसी पे चर्चा करते हैं ना कुछ। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, ऐसे किसी विषय पे चर्चा करते हैं जिसको अगले विमेंस डे पर भी लोग सुन पाए। तो क्या किस बात से शुरुआत करें ख्याति? तो मुझे लगा आज एक अच्छा मौका है कि क्योंकि हमें संविधान के बारे में बातें करना बहुत अच्छा लगता है, तो हमारी संविधान सभा में भी बहुत सारी महिलाएं शामिल थी जिनको हम जितना याद करना चाहिए उतना हम याद नहीं करते हैं। तो आज एक मौका है कि हम उनकी बात कर सकते हैं। वैसे ये फिनोमिना सिर्फ पॉलिटिक्स या फ्रीडम रिलेटेड नहीं है। हिस्ट्री में, इतिहास में देखें तो काफी सारी जगहों पे ऐसा हुआ है कि महिलाओं का योगदान या तो थोड़ा सा इग्नोर किया गया है या उसका श्रेय काफी बार किसी उनके मेल कलीग या उनके मेल कोलैबोरेटर को दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारी क्षेत्रों में ऐसा होता रहा है। साइंस के क्षेत्र में तो ये इतना हुआ है कि उसमें उन्होंने एक टर्म बना ली है कि द मटिल्डा इफेक्ट, कि जिसका मतलब ये है कि एक प्रकार का बायस है हमारे सोसाइटी में कि काफी बार फीमेल साइंटिस्ट का जो काम होता है वो उसका जब वो काम करती है तो उसका इतना श्रेय उनको नहीं मिलता, या तो उस डिस्कवरी को अनदेखा किया जाता है और फाइनली जब उसका श्रेय किसी को दिया जाता है तो वो बाद में उनके लॉन्ग टर्म कोलैबोरेटर, उनके पार्टनर्स को मिलता है और उनको भुला दिया जाता है। तो ये साइंस में तो बहुत बहुत डॉक्यूमेंटेड है इस विषय के बारे में। पर ये शायद हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही ऐसा रहा है काफी समय से। मतलब मैं जब हमारी सोसाइटी बोल रही हूँ मतलब पूरी दुनिया का, तो कि ऐसा हुआ है तो ठीक है। लेकिन अब हम ये सब चीजें जानने लगे हैं तो अभी हमारे पास मौका है, तो हमें इस बात पे बात करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, त्रुटि निवारण किया जाए तो उसमें और एक संविधान, एक आपने अच्छी चीज बोली ख्याति। उसमें एक तो बड़ी अच्छी चीज ये है कि ज्यादातर जगहों पे इसलिए वो लोग बोलते भी, जैसे यूएस में फाउंडिंग फादर्स वगैरह, मतलब एक भी महिला नहीं होती थी रूम में डिस्कशन में। तो हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं है कि बहुत होती थी, आई मीन ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन 300 में 15 थी, तो वो भी कोई ऐसा छोटा नंबर नहीं था। और काफी, आई मीन अभी हम उनके बारे में कुछ के बारे में बात करेंगे। मतलब इस तरीके के व्यक्तित्व थे जिनको भूलना नहीं चाहिए, पर उनकी हम बात उतनी नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ फाउंडिंग पेरेंट्स थे, फाउंडिंग फादर नहीं थे सिर्फ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हिंदुस्तान की जब संकल्पना हो रही थी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें सब लोगों ने मिलकर योगदान किया और आज हम महिलाओं के योगदान को याद कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं ये सोच रहा था, वैसे 15 जो नंबर है उसके भी बदलाव हुए थे। तो पहले 15 थे, 15 औरतें थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसके बाद 6 रिजाइन कर दी थी। 6 सरोजिनी नायडू जैसे थी, ऐसे कई, विजय लक्ष्मी पंडित, ये लोगों ने रिजाइन कर दिया था क्योंकि उनको अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या जैसे विजय लक्ष्मी पंडित तो यूएन में गई थी वगैरह वगैरह। तो उसके बाद बीच में फिर 2 लोगों को इलेक्ट भी किया गया था उस दौरान, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान। तो मतलब फाइनली जब सिग्नेचर्स है ना, जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी, उसमें 11 फीमेल मेंबर्स के सिग्नेचर्स हैं। अच्छा। लेकिन ओवर टाइम 15-16 आई थिंक किसी ना किसी पार्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट तो रही है। हाँ, 17 पार्ट रही हैं और 11 ऐसी हैं जिन्होंने फाइनली सिग्नेचर किया। ठीक। तो ठीक है। तो मतलब हम 3-4 लोगों के व्यक्तित्व और उनकी जीवन कहानी के बारे में बात करेंगे। तो उनका योगदान तो काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन मैं उससे पहले इस बात पर चर्चा करना चाहता हूँ कि जैसे ज्यादातर हम लोगों का ज्ञान जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की किताबें हैं उसके ऊपर बेस्ड है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स एक्चुअली पूरा चित्र नहीं प्रस्तुत करती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स फाइनली ऐसे वो ग्रैंड स्टैंडिंग के लिए चीज थी।
मतलब ऑलरेडी ड्राफ्ट प्रिपेयर हो चुका था या कमिटी में जो डिस्कस हो चुका था उसको लोग प्रेजेंट करते थे और उस रेजोल्यूशन पे लोग भाषण देते थे। तो भाषण जैसे अभी देते हैं वैसे भी देते थे लोग। तो कई बार लोग मतलब लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं और टेंजेंट पे जा रहे हैं, ऐसा होता था। तो मतलब अगर हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को देखें तो हमें एक्चुअल करेक्ट पिक्चर नहीं मिलेगा लोगों के योगदान का, ना सिर्फ फीमेल मेंबर्स का बल्कि ओवरऑल हमें ठीक चित्र नहीं मिलेगा। तो उसके लिए एक्चुअली हमें सही तरीके से जानना है तो कमिटी और सब कमिटीज में क्या हो रहा था वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूएंट डिबेट्स थे, क्या होना चाहिए हर क्लॉज में, क्यों होना चाहिए, ये सब कमिटीज और सब कमिटीज में डिसाइड हुआ और उसके बाद इसके ऊपर चर्चा हुई बड़े पैमाने पे पूरी असेंबली के साथ। तो इसमें एक दिलचस्प बात थी, और ये जो नई किताब है ये अच्युत चेतन की, उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से, क्योंकि कमिटी और सब कमिटी में ज्यादातर चीजें लिखित होती थी तो इससे जो फीमेल मेंबर्स थी उनके पक्ष में आई बात, क्योंकि वो अपनी बात कह पा रही थी। क्योंकि जैसे उन्होंने वर्णन किया इस किताब में कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी 15 विमेन और उनका योगदान भी था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस टाइम भी बायस था और ज्यादा बायस होगा विमेन के अगेंस्ट जो अभी है उसके कंपैरेटिवली। तो कई बार जैसे उनको बोलने का ज्यादा मौका नहीं मिला, या फिर जो असेंबली जो बड़े 300 लोगों का जो जमावड़ा था उसमें उनको बोलने का शायद मौका नहीं मिला, या फिर वो जब बोलती थी तो लोग उनको चुप कर देते थे कि यार अभी नहीं बोलना है। इस तरीके की भी चीजें हुई। तो इसीलिए कमिटी और सब कमिटी में जो उनका योगदान था वो अगर लोग उसका विश्लेषण करें तो एक पूरा चित्र लोगों को हासिल होगा। ठीक है, तो फिर आज तो हम 3-4 महिलाओं की इसमें बात कर पाएंगे, 15 लोगों का तो हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। तो पहली एक महिला के बारे में बात करना चाहती हूँ मैं। ये फ्रेज आप सब लोगों ने सुना होगा कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, राइट? तो ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के चार्टर का आर्टिकल 1 है, राइट? तो इस पर्टिकुलर फ्रेज को इस तरह से बनाने में योगदान था एक भारतीय महिला का जिसका नाम था हंसा मेहता, क्योंकि उसके पहले ये फ्रेज था ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। ठीक है, तो उनको ये श्रेय दिया जाता है कि हंसा मेहता ने, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की कमिटी में वाइस चेयर थी। तो वहां पे भी उन्होंने सिर्फ भारत के संविधान में भाग नहीं लिया था, उन्होंने दुनिया में भी वो अपनी बात पहुंचा रही थी। तो उनकी लाइफ की कहानी ये थी कि वो सूरत से आ रही थी और बड़ौदा यूनिवर्सिटी वहीं से कहीं से उनका पैदाइशी था। तो 1937 के आसपास वो बॉम्बे की लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन लड़ती है और उस समय वो बोलती है कि मैं रिजर्व्ड सीट से नहीं लड़ूंगी, शायद महिलाओं के लिए रिजर्व्ड सीट होती थी। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं जनरल कैटेगरी से लड़ना चाहती हूँ, एंड वो जीत के आती है। वहां से उनका एक पॉलिटिकल करियर शुरू होता है। उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, मतलब हमारी संविधान सभा में, वो एडवाइजरी कमिटीज में थी। तो एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी कमिटी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो उसमें उनका काफी योगदान था, जिसके बारे में मतलब अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जैसे आपने कहा, डिबेट्स पढ़ेंगे तो आपको इतना जानने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके नोट्स में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की कमिटी में काफी योगदान दिया था। और तो क्या थी, जस्ट आप इससे पहले कि कंटिन्यू करें, तो एडवाइजरी कमेटी जो थी वो एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी और एडवाइजरी कमेटी, ये दो सबसे पावरफुल कमिटीज थी। और एडवाइजरी कमेटी में 2 सब कमिटीज थी, एक फंडामेंटल राइट्स की और माइनॉरिटी राइट्स। तो ये चीजों में ये सब मतलब मेन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो इन सब कमिटीज में बना है। तो जैसा कि आप कह रही थी वो मैं क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था। हाँ। और बाद में जाके वो भारत की पहली महिला वाइस चांसलर भी बनती है, SNDT कॉलेज की वाइस चांसलर बनती है वो। तो ये हंसा मेहता का कंट्रीब्यूशन था। उनके साथ और एक नाम भी ज्यादा लोग सुनते हैं, वो है प्रिंसेस अमृत कौर का, जो भी वो एक गांधी से काफी प्रभावित महिला थी और उनका जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ था। पर फिर वो उनका इंटरेस्ट ज्यादा था हमारे देश के
फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो सब छोड़ के वो गांधी जी के साथ उनके आश्रम में आ जाती है और वो सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करती है। इंटरेस्टिंगली उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस भी लगते हैं उनके जीवन में। तो मतलब आज एक्टिविस्ट लोगों पे जैसे लग रहे हैं, तो उस समय उनके फ्रीडम फाइटर्स पे वो लगते थे। और वो 2 कमिटीज में थी, फंडामेंटल राइट्स की कमिटी में भी थी और माइनॉरिटी राइट्स की कमिटी में भी थी। और वो बाद में जाके भारत की पहली वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर बनती है। हेल्थ का पोर्टफोलियो वो संभाल रही होती है, हेल्थ मिनिस्टर का। तो उनका जो फंडामेंटल राइट्स कमेटी में उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने ये दिया था कि उन्होंने मतलब हालांकि वो एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन महिला थी, मतलब उनका जन्म शायद ये हुआ था, लेकिन उनके फैमिली बाद में चेंज होकर क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया था। तो लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन्होंने फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन को फंडामेंटल राइट्स बनाने के ऑपोज किया था। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर आप फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन को फंडामेंटल राइट बना देंगे तो फिर हमारे रिलीजन में जितनी भी बहुत सारी रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस है, जैसे कि पर्दा सिस्टम है, जैसे सती था उस समय, देवदासी प्रथा भी थी, तो ये सब चीजों को फिर आप उसके साथ जोड़ दिया जाएगा और वो रिफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, जो डायरेक्टली तो नहीं लिया गया, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट में है। बट उन्होंने बाद में कहीं ना कहीं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को माना गया, क्योंकि इवन दो प्रैक्टिस टू फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन एक फंडामेंटल राइट बना, पर उसको फिर भी उस रिलीजन में रिफॉर्म्स लाने से रोका नहीं गया, मतलब सती प्रथा को बैन किया गया वगैरह। तो कहीं ना कहीं उनकी बात सुनी तो गई थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजकुमारी अमृत कौर का एक और योगदान वही था, जैसा आप कह रही थी, इससे रिलेटेड था यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो आज चर्चा हो रही है, उसके ऊपर उन्होंने 1930-40 में इसके ऊपर लिखा था कि कॉमन कोड होना चाहिए, और उसका उद्देश्य जैसा कि आप कह रही थी वही है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए रिलीजियस फ्रीडम की औरतों पर अत्याचार होता रहे। तो वो अभी जो हम लोग यूसीसी वगैरह की बात हो रही है पिछले कई सालों से, वो रिलेटेड शुरुआत वहां से हुई थी अमृत। और इसमें एक और, जैसे अब हर चीज के लिए आपने बोला ही ना ख्याति शुरू में कि आदमी लोगों को क्रेडिट चला जाता है, तो जैसे एम्स का क्रेडिट राजकुमारी अमृत कौर को जाना चाहिए, लेकिन वही IIT एम्स सब में नेहरू जी का नाम चला जाता है। ठीक है, आई मीन वो प्राइम मिनिस्टर थे, पर हर चीज जो है आजकल भी ऐसा होता है कि हर क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर के पास चला जाता है, लेकिन मिनिस्टर जो होते हैं वो भी काम करते हैं। तो राजकुमारी अमृत कौर जो है, उन्होंने एम्स की स्थापना में मेजर योगदान था उनका। अच्छा, तो उनको उन चीजों के लिए याद करना चाहिए। तो यहाँ तो और राजकुमारी अमृत कौर तो अपने जमाने में भी बहुत बड़ा नाम थी। तो बिल्कुल वो लेकिन, और वो मेरे ख्याल से वो प्रिंसेस वाले कोटे से आई थी, राइट, इन अपने, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स से भी रिप्रेजेंटेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, या फिर वो एज अ रेगुलर पॉलिटिशियन आई थी? नो, एज अ माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो क्योंकि उनकी फैमिली पहले से ही क्रिश्चियन थी ख्याति, बाद में नहीं कन्वर्ट हुई थी, तो एंड तो वो उस रिप्रेजेंटेशन से आई थी। बिल्कुल। और एक महिला के बारे में हम बात कर सकते हैं, बेगम एजाज रसूल, जो एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में। तो उन्होंने भी फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड काफी बात की थी, तो जिसमें उन्होंने ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं फिलहाल, वो आपने ऐसा किया है जैसे कि एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से ले लिया है। तो इतने सारे आपने उस पे केवियट्स और कंडीशंस लगा दी, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, हाँ, कि ऐसा लग रहा है कि आपने एक हाथ से हमें राइट्स दिए और दूसरी साइड से ले लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को और मजबूती से देना चाहिए, और उसको मतलब फ्यूचर में कोई लेजिस्लेशन से एकदम आसानी से चेंज कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स और स्ट्रांग होने चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया था।
और उन्होंने एक और बात कही थी लैंग्वेज के ऊपर। तो हिंदी के बारे में भी बहुत सारी डिस्कशन हो रही थी। तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हाँ, हिंदी या हिंदुस्तानी जो भी हम नाम बोले, पर हमें हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो ज्यादातर लोग बोले और समझे। ऐसी प्रकार की हिंदी जिसको हम शुद्ध बोलते हैं या संस्कृताइज्ड हिंदी बोलते हैं, जो कुछ ही लोगों को समझ में आती है। ज्यादातर लोग जो आम बोली की भाषा बोलते हैं वो हिंदुस्तानी है, जिसमें मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस है। तो उस भाषा को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। इसका इतना ज्यादा संस्कृताइजेशन नहीं हो जाना चाहिए कि लोगों को समझ ही ना आए वो भाषा। तो ये बात भी उन्होंने रखी थी। और उन्होंने बोला था कि लोगों को समय भी देना चाहिए कि हम जब ये शिफ्ट करें, हम देवनागरी को एक अडॉप्ट करें, तो लोगों को भी थोड़ा और टाइम देना चाहिए कि क्योंकि काफी सारे मुस्लिम जो लोग थे उस समय हिंदी को लिखते थे उर्दू में, तो उनको भी समय मिलना चाहिए कि वो अडेप्ट कर पाए और धीरे धीरे मतलब इस तरह से देवनागरी में लिखना शुरू कर पाए। तो इस बारे में उन्होंने बात की थी। और ये लैंग्वेज के ऊपर और एक महिला ने भी यही सिमिलर पॉइंट कहा था। जी दुर्गाबाई देशमुख का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो एक्चुअली उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था, शुरू में वो सपोर्ट कर रही थी, फिर बाद में उन्होंने वो सपोर्ट थोड़ा सा कम कर दिया था, क्योंकि उनको लगा, पहले उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि हम वो साउथ से आ रही थी, तो वो बोल रही थी कि हम तो चाहते ही हैं कि सब लोग हम सीखें और हमारी एक नेशनल लैंग्वेज बने। बट बाद में जब उसका इम्पोजिशन लोगों को ऐसा बहुत लगने लगा कि ये तो ऐसा हो जाएगा कि एक भाषा ही दूसरी सारी भाषाओं के ऊपर हावी हो जाएगी और हमारी भाषा थोड़ी उसके सामने उसको इग्नोर किया जाएगा। तो फिर उन्होंने अपना बाद में उनका स्टैंड बदलता भी है जी दुर्गाबाई देशमुख का। तो ये कुछ बातें थी। ख्याति, मैंने ये भी पढ़ा कि और भी 2 मुस्लिम विमेन थी, बेगम जहानारा शाहनवाज और बेगम शाइस्ता इकरमुल्ला, जो कि इलेक्टेड थी। पर लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था, 6 लोग थे जो रिजाइन कर गए, और एक इनमें से तो डेफिनेटली, क्योंकि मुस्लिम लीग नहीं ज्वाइन किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, तो उस चक्कर में ये लोग नहीं आ पाए। लेकिन ओरिजिनली 3 थे मेंबर्स 15 में से। ओके, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। तो मैंने एक ही पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा, तो मैं उनके बारे में बात करना चाहता था। और मैं ये शुरुआत कर रहा था क्योंकि अभी हाल ही में मैंने आर्टिकल हिंदुस्तान इंडियन एक्सप्रेस में, और इन पर्सनालिटी के बारे में उन्होंने लिखा था, तब जाके मैं थोड़ा पढ़ पाया, नहीं तो मैं भी इसके बारे में इग्नोरेंट था। तो ये है दाक्षायणी वेलायुधन, जो कि कोचीन से आई थी, गांधीयन थी, और ये एकमात्र दलित महिला थी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी। ठीक है, तो इनका अभी काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है। मतलब जैसे कि एक तो मैं ये बात कहना चाहूंगा, ज्यादातर विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स जो थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो एक संस्थान से जुड़ी हुई थी, AIWC, ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस। तो ये एक नॉन पॉलिटिकल, मतलब नॉन इलेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि काफी इंडिपेंडेंस से पहले ही इन सब विषयों पर बात कर रहा था और हर पार्टी गवर्नमेंट से अपने विचार उनके सामने रख रहा था। ठीक है, लेकिन दाक्षायणी वेलायुधन सिर्फ एकमात्र ऐसी महिला थी इनमें से जो रिलेटेड नहीं थी AIWC से, और वो गांधीयन थी, लेकिन कांग्रेस की भी मेंबर नहीं थी, और उनका अलग रोल था इसमें। तो उनके बारे में मैं बस ये बात कहना चाहता था, उन्होंने क्या बात कही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो देखे तो सबसे पहले एक रेजोल्यूशन जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो वो जब नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसमें एक स्टेटमेंट था कि माइनॉरिटीज को सेफगार्ड्स होने चाहिए और डिप्रेस्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस को सेफगार्ड्स होने चाहिए। तो उसमें दाक्षायणी वेलायुधन का काफी अलग अप्रोच था इस स्टेटमेंट पे। तो उन्होंने कहा कि तो वो गांधीयन थी ना, तो उस तरीके से वो सोच रही थी, तो वो बोल रही थी कि ठीक है, सेफगार्ड्स होने चाहिए, लेकिन सेफगार्ड पर इतनी तवज्जो न दी जाए कि हम सब लोग सेपरेट कम्युनिटीज हो जाए। तो उनका मानना सिर्फ फिर भी ये था कि जो हरिजन है, उस टाइम पे हरिजन कहते थे, वो सब लोग हिंदू फोल्ड में आते हैं, तो ऐसा न हो कि इतनी बात की जाए, मतलब डिफरेंस की, कि सेपरेटिज्म आ जाए। तो ऐसा उन्होंने कहा था। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग व्यू लगा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स में कहा कि किस तरीके से जो कम्युनिस्ट है उस टाइम के, तो वो उस टाइम पे सब लोग अपने आप को सोशलिस्ट मानते थे, ठीक है। हाँ. तो कोई भी हो, सोशलिज्म वाज द इन थिंग, जैसे आजकल सब लोग कहते हैं हम डेमोक्रेटिक हैं, तो ठीक है। तो वो कहती है कि हम सब लोग सोशलिस्ट, इंडिया में डिफरेंस नहीं होगा कास्ट का वगैरह वगैरह, लेकिन वो कहती है कि जो कम्युनिस्ट है ये लोग कई लोगों को मतलब हरिजन लोगों को भी बोलते हैं कि हम लोग आपका उत्थान करेंगे, लेकिन वो उत्थान करने की बजाय उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, और वो इसीलिए वो इस जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का कम्युनिस्ट लोगों ने अपोजिशन किया था, तो वो उसकी आलोचना कर रही थी। तो ये भी मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी। और तीसरा, ख्याति आपको पता है, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो की बात थी, और अंबेडकर ने पहले उसका सपोर्ट किया था, तो अंबेडकर से भी उनके तो विचार 100% समर्थन में नहीं थे, और उन्होंने इसी मुद्दे पर कहा, इसी रीजन की वजह से उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होने चाहिए, और क्योंकि वो उनका मानना अलग था अंबेडकर के कंपैरिजन में। तो ये इंटरेस्टिंग था ना, ये तो हमें पता ही नहीं था कि इतने अलग अलग व्यूज भी थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात की गई थी। और हम ही लोगों ने अंबेडकर के विचारों पे इतनी चर्चा की है, तो एक तरीके की अंबेडकर की मोनोपोली है कि दलित इंटरेस्ट एक ही तरह से देखे जा सकते हैं, और पर ऐसा नहीं है ना, मतलब वहां पर भी अगर अलग अलग विचारक रहे हैं, अलग अलग लीडर्स रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सबकी बात होनी चाहिए। हमारी भी त्रुटि है, हम लोगों ने और लोगों की बात नहीं करी है। इनके बारे में मैं भी देख रहा था प्रणय, इंटरेस्टिंग चीज थी कि इंडिया के जो पहले दलित राष्ट्रपति थे KR नारायणन, वो इन्हीं के कजन थे। ओह, ओके। तो ये काफी पायनियरिंग फैमिली से भी थी खुद। इनकी फैमिली ने काफी चीजें करी। ये मेरे ख्याल से अपने एरिया की पहली दलित महिला थी जो कि पढ़ी, कॉलेज वगैरह गई। तो काफी इनके बारे में हमें और बाकी लोगों को सबको ज्यादा पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट डिबेट्स में उनका ये डिबेट्स वगैरह में लिखा हुआ है कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट का भी, जैसे आपने कहा कि समर्थन नहीं कर रही होती, और उसमें वो उसको क्यों एक्सप्लेन करती है वो कि मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि वो बोलती है मैं तो किसी प्रकार के रिजर्वेशन के खिलाफ ही हूँ। वो ऐसे बहुत ही क्लियरली बोलती हैं, क्योंकि वो बोलती है कि आप किसी भी प्रकार की सिस्टम ले आएंगे, ठीक है, लेकिन जब तक हरिजन, वो हरिजन शब्द का यूज करती है क्योंकि उस समय वो गांधीयन थी, तो वो बोलती है कि जब तक हरिजन के पास इकोनॉमिक, अपना खुद का इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं आएगा, जब तक वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक आप किसी भी प्रकार का इलेक्टोरल सिस्टम ले आओ तो भी आप उनके लिए रिजर्वेशन, मतलब उनके लिए सीट्स रिजर्व करके रख लोगे, लेकिन उस पर एक ऐसा कैंडिडेट आ जाएगा जो शायद उनके लिए काम ना करे, और क्योंकि फाइनली वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, उसको आसानी से खरीद दिया जा सकता है, राइट। तो वो बोलती है कि हरिजन का हित इसी में है कि वो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करे, और वो ये भी बोलती है कि जैसे आपने कहा कि वो सेपरेट ना रहे, पर एक मेन स्ट्रीम का हिस्सा होने में उनकी भी, मतलब उनका भी फायदा है, उस कम्युनिटी का भी फायदा है, ऐसा उनका मानना था। हाँ, तो उनका मानना था कि एक हरिजन को पूरी हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट रहे और वो सिर्फ एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे और कास्ट हिंदूज दूसरे कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करे। तो ये भी काफी, मतलब क्या कहते हैं, काफी बोल्ड विचार थे तब के लिए। आई थिंक तब भी ये मेन स्ट्रीम विचार नहीं था। तो ठीक है, और कोई है ऐसा ख्याति जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं? अभी तो मैंने इतना ही पढ़ा हुआ है, तो हम और डिटेल में कभी फिर इससे और नहीं, तो हम तो चाहेंगे कि जो ये किताब लिखी है उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि वो पुलियाबाजी पर आए। और जैसा कि हम कह रहे थे कि ये तो सिर्फ हमारे लिए भी एक शुरुआत है, लेकिन अपने श्रोताओं से कहेंगे कि आप भी पढ़िए, वो जो 15 लोग हैं या 17 लोग हैं उनके बारे में कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो ये जानना जरूरी है, और इसके ऊपर बस शुरुआत हुई है, अभी कई लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो अच्छी किताबें आएंगी इस विषय पर, तो हमें और जानने मिलेगा। लेकिन हमारे लिए भी ये शुरुआत है। हम लोगों ने सोचा एटलीस्ट 1-2 लोगों पर तो बात करें, जिससे कि हमारे श्रोता इस पर और सोच पाए और खुद अपनी रिसर्च कर पाए। तो इसी बात पर खत्म करते हैं एपिसोड, ख्याति? हाँ, मैं जाने से पहले मैं एक और
पॉइंट ऐड करना चाहती थी। मेरा ऑब्जर्वेशन ये सारी डिबेट्स को पढ़ के ये रहा कि जैसे कि ये सारी महिलाएं एक फर्स्ट, जैसे फेमिनिज्म में ना एक फर्स्ट वेव फेमिनिज्म माना जाता है, तो हम उसको अगर ब्रेक डाउन उस एंगल से एनालिसिस करें तो वो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का एक इफेक्ट आपको दिखाई देता है, क्योंकि वो सारी महिलाएं ये बोल रही हैं कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। वो उनका कहना है, वो अपने दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहती है ये बोल के कि भाई मैं भी इतनी केपेबल हूँ, मुझे बस तुम मेरे लिए दरवाजे बंद करना बंद करो, मुझे जगह दो, मैं भी इंसान ही हूँ, मतलब मैं तुम्हारे जितनी केपेबल हूँ। तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना ला रही थी, तो वो हम इसमें देख सकते हैं। इसमें पहले उनके लिए बहुत चीजें मना थी, तो उनका मेन इंटेंशन ये था कि हम कम से कम ये सब जगह पहुंचे, कि ये कमिटीज में हम आए, हम अपना प्रेजेंटेशन बनाए और हम आगे बढ़े इस सब जगह में। तो हम उस एंगल से भी हम देख सकते हैं कि क्यों उनका स्टैंड इस प्रकार का रहा होगा, कि वो काफी सारी जो महिला हैं इसमें रिजर्वेशन के अगेंस्ट हैं, या स्पेशल सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अगेंस्ट काफी महिलाएं थी। रिजर्वेशन नॉट इन द सेंस जैसे हम रिजर्वेशन बोलते हैं, बट कि रिजर्व सीट से वो नहीं आना चाहती थी, हंसा मेहता वगैरह वगैरह। सो उस एंगल से भी हम देख सकते हैं कि क्योंकि वो फाइट कर रही थी इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि भाई औरतें मतलब पुरुष की जितनी ही काबिल है और हमें अपने बिना पे अंदर आने दिया जाए, हमारे लिए जो रास्ते अभी बंद किए हुए हैं प्लीज ये बंद हमारे लिए खोलिए और हमें भी इंक्लूड करिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू हम देख सकते हैं ये सारी डिबेट्स में उनके। और ये भी उन्हें डर था ख्याति कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स वगैरह जैसे हो जाएंगे तो जो एक विमेन की एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बन रही थी या वो बना रही थी, वो टूट जाएगी अलग अलग हिस्सों में, और फिर से वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगी। तो ये भी उनका एक विचार था। तो शायद आप कह रही है ये फर्स्ट वेव था, और अलग वेव्स में शायद विचार बदले हैं और आज के फेमिनिज्म के विचार काफी अलग हैं इस पॉइंट। जैसे सेकेंड वेव में थोड़ा ज्यादा सोशल पे आता है कि हमें पॉलिटिकल फ्रीडम्स तो सारे इक्वल मिल गए, लेकिन फिर भी समाज में हमारी जगह बदली नहीं है, तो उसके बारे में बात करना शुरू करती है। और ये तो वेस्ट में ज्यादा है, हमारा तो मुझे लगता है कि मतलब जैसे वेस्ट में है अभी वो बोलते हैं कि फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म आ गया है, पर शायद हमारे देश में हम अभी सेकंड में ही है, ऐसा मुझे लगता है। अभी भी हम अपने जेंडर रोल्स के बारे में ही अटके हुए हैं, तो हमारी बात थोड़ी अलग है जो वेस्ट के एंगल से। बट हाँ, ये इस एंगल से भी मैं देख रही थी कि क्यों उनके पॉइंट ऑफ व्यूज ऐसे क्यों थे, तो हम उस समय के हिसाब से हमें सोचें तो हमें पता चलेगा कि वो इस तरह से क्यों सोच रहे थे। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो इसी बात पर ये एपिसोड खत्म करते हैं और धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।